Hello and welcome to Greenath Educators. I am Sharil Kaur, your SST coach. Today we are going to start another new chapter, chapter number 1, Geography, Resources and Development. Children, before starting this chapter, you should know what is resource. Resource क्या है? Whatever you see around you, जो भी आपको लगता है, चीज़ें जो कि आप use कर पा रहे हो, anything which has some sort of utility, किसी की भी usability है, उसको हम क्या बोलेंगे? Resource. जैसे कि electricity, वो एक resource है. टेबल चेयर्स, ये भी एक रिसोर्स है क्योंकि किसी ने वुड को कन्वर्ट करा, मेटल्स को कन्वर्ट करा एंड टेबल क्रिएट किया. जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हो, जो क्रिएट हुआ है, किसी न किसी ने क्रिएट किया है, वो सब क्या है? वो रिसोर्स है. अब जो रिसोर्स है उसकी 3 डेफिनेशन यानी थ्री की पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखना है या अपनी आंसर शीट में आपको ऐड करना है. सबसे पहली चीज़, दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करने की आपके पास टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है. किसी भी सब्सटेंस को अगर आप रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाह रही हो, फॉर एग्जांपल वुड है, रॉ फॉर्म में वुड नहीं यूज़ करा जा सकता है, इसीलिए आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उसको कन्वर्ट कर सको और आप उसे यूज़ कर पाओ. तो टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, इकोनॉमिकली फीजिबल. आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इकोनॉमिकली अफोर्डेबल टू एवरीवन. यानी टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए कि वो रिसोर्स जो है वो हम लोग अवेलेबल ही ना करा पाएँ. थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल. यानी कि जो भी आप रिसोर्स बना रहे हो या जो भी कन्वर्जन हो रही है रॉ सब्सटेंस की रिसोर्स में, वो हर कोई एक्सेप्ट कर सके. ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए यूजेबल हो और किसी के लिए यूजेबल ना हो. तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. ये 3 चीज़ें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है. ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, एंड ये 1 मार्क या 3 मार्क्स में आ सकता है. उसके बाद कैसे, क्या रोल ह्यूमन बीइंग प्ले करता है, एक मैन का क्या रोल होता है रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में, रिसोर्सेज को क्रिएट करने में. सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट. आपको रॉ फॉर्म में रिसोर्स मिलेगा. जैसे मैं अगेन वुड का एग्जाम्पल दूंगी. रॉ फॉर्म में आपके पास वुड होगा, आपके पास वंस इट इज अवेलेबल, आपके पास एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे आप उसे कन्वर्ट करोगे. तो इसमें हम ले सकते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप उस रिसोर्स को कन्वर्ट करोगे. थर्ड इज टेक्नोलॉजी. आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसे कन्वर्ट करने के लिए. तो ये 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो है फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजी. और एक लाइन है जो आपको यहाँ पे एज ए की लाइन यूज करनी है, मैन इज द सेंटर अराउंड विच द रिसोर्स रिवॉल्व्स. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की ब्रॉड कैटेगरीज होंगी 2-3, बहुत सारी हैं, और उसके अंदर हम लोग सब डिविजन्स देखेंगे क्या क्या है. अच्छा, वन थिंग मोर, ये जो टॉपिक है दिस हैज़ बीन डिलीटेड रिसेंटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी. तो इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको समझना है, इसकी एक्सप्लेनेशन कोई करने की नीड नहीं है. कि सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं रिसोर्सेज. इसके 2 फॉर्म्स हैं, 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. एक है बायोटिक एंड एक है एबायोटिक. Biotic resources are those resources in which all the living things are included, and abiotic is non-living things. On the basis of origin, तो क्या है, 2 हमारे पास, एक है बायोटिक रिसोर्सेज एंड एक है एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज जिसमें सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स. और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जैसे कि रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा. तो बस आपको इतना ही मेंशन कर रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी.
अंडर दिस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि उनकी लाइफ कैसी है, मतलब कि वो एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाएंगे या नहीं ख़त्म होंगे, उसके बेसिस पे है ये। तो इसमें भी हैव टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those resources which can be renewed, और जो abundance में जैसे कि sunlight, water, ये सब क्या है, ये renew हो सकते हैं। और जो ये है नॉन renewable resources, ये exhaustible है, यानी कि coal, petroleum, एक्सेट्रा। ये पहले तो इनको बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और उसके बाद अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो दोबारा इनको इनके डिपॉजिट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको बहुत लिमिटेड है, और ये अबंडेंस में है, और ये रिन्यू हो सकती है, ये रिन्यू नहीं हो सकते। अगर इन केस आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आप पहले इनको एक्सप्लेन कर देंगे डेफिनेशन, नेक्स्ट आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, और थर्ड आप ये लिख सकते हो कि ये रेन्यू होने में कितना टाइम लेते हैं, उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें 4 सेग्रीगेशंस है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बहुत ईजी है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी को कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इंडिविजुअल ओनर है उसका, मतलब कि जैसे प्राइवेट स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट पार्क्स, प्राइवेट हाउस, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया प्राइवेट प्लांटेशन, फार्म लैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जिसमें पब्लिक एक्सेस होता है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स एक्सेट्रा, ये आ गया कम्युनिटी रिसोर्सेज में। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसमें पूरे नेशन का एक्सेस होता है, जैसे कि कैनाल, कोल माइंस, रेलवेज एक्सेट्रा। इंटरनेशनल, इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आपस में यूनाइट होके पूरा एक्सेस रखते हैं नेशन के ऊपर, जैसे कि ओपन सी फॉर नेविगेशन, या इस तरीके से जिसपे मतलब उन लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। तो ये थे आपके 4 segregations of resources on the basis of ownership. On the basis of status of development, we have 4 segregations. First, potential resources. Second, stock. Third is development resources. And fourth one is, under the status of development, we have 4 segregations. First is potential resources, second is stock, third one is development resources, and fourth one is reserves. इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की आपको नीड नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इनका मीनिंग क्या है, और इसके एग्जाम्पल्स देख लेना आप लोग। जैसे कि सबसे पहले वी हैव पोटेंशियल रिसोर्सेज। These resources, the potential resources are found in abundance. मतलब कि ऐसे resources, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक स्टूडेंट होता है क्लास में, उसके मार्क्स अगर 50% स्कोर हो रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट के 70% आ सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इस बच्चे में अपनी पोटेंशियल है, ये और ज़्यादा स्कोर कर सकता है। वैसे ही ऐसे रिसोर्सेज जो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है और उनमें पोटेंशियल है अभी और ज़्यादा यूटिलाइज होने का, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो जाती है। देन वी हैव स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज जो अभी हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं, इनको भी यूटिलाइज होना अभी बाकी है, दीज आर नोन एज स्टॉक। और डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो फुल्ली डेवलप्ड है, इनको और डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है। और रिजर्व जो हमारे पास एज ए रिजर्व पड़ी है फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो ये हो गया 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये टॉपिक को समझने के लिए पहले आप ये समझो रिसोर्सेज किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब कि वो हमारे पास बहुत अबंडेंस में, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ट्रीज है, और बहुत कुछ है हमारे पास।
लेकिन इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की बहुत प्रॉपर टेक्निक नहीं है, लोग बहुत इनडिस्क्रिमिनेशन से यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको लर्न करने की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो चाहे अबंडेंस में है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, वाटर अबंडेंस में है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ऐसे होता जा रहा है कि वो डिप्लीट होता जा रहा है। आपने सुना होगा कि आजकल जैसे कि फ्लोर सिस्टम हो गया है, तो जो वाटर टेबल लेवल है वो डाउन जाता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज आ रही है बहुत सारी एरियाज में। वो क्यों है? बिकॉज द रिसोर्स इज इन अबंडेंस बट इट इज डिप्लीटिंग डे बाय डे। सेकेंड पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उन्हें ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो गया है। जैसे कि अगर आप हैंड वॉश करने जा रहे हो, आप टैप्स ओपन छोड़ाओ, तो क्या है वो इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन है, जितना उसका यूज़ है आप उससे ओवर यूज़ कर रहे हो उसको, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड इज एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जैसे कि क्या होता है कि जो रिच पीपल होते हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, तो वो सारे रिसोर्सेज खुद ही यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे वाटर है, वो सारा खुद ही यूज़ कर लेंगे, तो पुअर पीपल के लिए वो बचता ही नहीं है। इसीलिए वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स है, ताकि मतलब कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिच सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से पुअर पीपल के लिए रिसोर्सेज बचते ही नहीं है या बहुत कम बचते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे लर्न करना है, इसका एक निमोनिक आप बना सकते हो दिया, जैसे कि डिप्लीशन, डी फॉर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, I for indiscriminate exploitation of resources, and third one is A, accumulation of resources in few hands. और मेक श्योर आप जब भी ये आंसर अपनी आंसर शीट में लिखो, आप ये जो 3 सब हेडिंग्स हैं इसको अंडरलाइन करो, या फिर आप किसी मतलब बोल्ड कर देना, ताकि ये हाईलाइट। अब क्योंकि हमने ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, इसके बाद क्या है, क्या ज़रूरी है कि सस्टेन्ड लाइफ जीने के लिए इक्विटेबली रिसोर्सेज डिवाइड हो। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज रिच के पास ही चले जाएं, पुअर के लिए ना बचे, या फिर डिप्लीशन होता रहे रिसोर्सेज का, या फिर इनडिस्क्रिमिनेटली लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आप सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर। सो अगर आपको सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और रिसोर्सेज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे उस तरीके से कि वो उनकी नीड को भी सेटिस्फाई करे, साथ साथ की जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज प्रिजर्व रहे। यानी कि ऐसा ना हो सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन यूटिलाइज कर ले, फ्यूचर के लिए कुछ बचे ना। एग्जाम्पल वाटर, अगर आज हम इनडिस्क्रिमिनेटली वाटर को यूज़ करते रहेंगे और उसका क्या हुआ, उस रिसोर्स का डिप्लीशन हो जाएगा और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखोगे। सेकेंड, प्रेजेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ज़रूर ऐड करनी है अपने डेफिनेशन में, कि जो आपका अभी डेवलपमेंट का पेस है, यानी जो स्पीड है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। थर्ड, दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, और ये बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो ना, कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तभी हो सकती है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रियो अर्थ समिट। ये आपके बुक में डू यू नो समथिंग इटैलिक्स में लिखा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो रियो अर्थ समिट मतलब मीटिंग जो हुई थी 1992 में, वो हुई थी रियो दे जनेरो ब्राज़ील में, और इन्होंने डिस्कस करी थी बहुत सारी
problems regarding environmental protection and economic development at global level. मतलब जो भी problems है environment related वो global level पे हम कैसे justify या कैसे उसको sort out कर सकते हैं. तो sustainable development का concept यहाँ से शुरू हुआ था. The concept of sustainable development was first formulated here at the first United Nations Conference on Environment and Development. तो जो पहला डिस्कशन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बहुत सारे नेशंस आपस में उन्होंने डिस्कस की थी इस प्रॉब्लम को, और उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अडॉप्ट किया था. इट अडॉप्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ग्लोबल, नेशनल एज वेल एज लोकल लेवल. और जो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था ये हर जगह पे एप्लीकेबल होने वाला था, ग्लोबल, नेशनल और एज वेल एज लोकल लेवल पे भी. इज इम्पॉर्टेंट. मैंने अभी आपको बताया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है. तो रिसोर्स प्लानिंग करनी क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. अगर प्लानिंग होगी तो जो रिसोर्सेज है वो जुडिशियसली यूटिलाइज हो पाएंगे, केयरफुली यूटिलाइज हो पाएंगे. सेकेंड, इट कैन लीड टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाएंगे. थर्ड, some regions lack in certain resources. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कुछ ऐसी रीजन्स होती हैं जिनमें रिसोर्सेज अबंडेंस में होती है, whereas कुछ रीजन्स ऐसी होती है जिनमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में होते हैं. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लाइक फर्स्ट, राजस्थान हैज सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज. जो राजस्थान है उसके पास सोलर और विंड एनर्जी अबंडेंस में है लेकिन वाटर की शॉर्टेज है. तो इस तरीके से हम इस टॉपिक से आपको ये पता चलता है कि जैसे कि कुछ रीजन में अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, कुछ में बहुत शॉर्टेज है, तो इनको प्रॉपरली अगर हम प्लानिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर किसी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, and do not forget to like, subscribe our channel. Thank you.